फाकिया, सबसे पहले कुछ चीज़ें मैंने खुद अपनी रिसर्च टीम से कहा कि मुझे ज़रा निकाल के दें, क्योंकि जब आप टीम मैनेजमेंट की बात करती हैं, जब आप कोचिंग की बात करती हैं, तो जब मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट यहाँ पर करवाए, आप टीम बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट पर भी कोचिंग दे रही हैं, आप इमोशनल इंटेलिजेंस पर भी काम कर रही हैं, वर्किंग लाइफ इंटीग्रेशन पर भी काम कर रही हैं। सबसे पहला जो एक हथियार है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस का, जो कि मैं चाहती हूँ कि ये टूल क्या है, इसकी जरूरत क्यों महसूस होती है, और इसको कहाँ पे, ये क्या खामी क्या होती है जिसको आपने थोड़ा सा जिसको निशानदेही आपने की। अच्छा, बट थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपने पहली चीज़ वो उठाई है जो बड़ी ज़रूरी है। आई थिंक जो इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस का जो फ़र्क है ना, वो समझना बड़ा ज़रूरी है। अभी आप देखो, कभी भी हम अपने बच्चों की भी बात करते हैं, स्कूल के टाइम पे भी तो हम कहते हैं अच्छा इसका IQ इतना ज़्यादा है, जिसका जितना IQ ज़्यादा है, तो हमारे जहन में ये होता है कि अगर IQ बहुत ज़्यादा है तो ये इस चीज़ की निशानी है कि ये तो कामयाब होगा ही। कैटेगराइज करना शुरू कर देते हैं बिल्कुल। लेकिन पिछले कुछ अरसे से अगर आप देखें, और आई थिंक ये अब ये EQ की बातें अब मैनेजमेंट में पिछले 10-15 सालों से हो रही हैं, लेकिन अगर आप अपने पीछे हिस्ट्री में भी चले जाएं ना, अभी बल्कि मैं आज मेरी किसी के साथ मीटिंग हो रही है तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम जब भी इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हम बड़े बड़े अंग्रेज़ों के नाम लेते हैं, डैनियल गोलमैन का नाम लेते हैं कि इन्होंने ये की। लेकिन अगर आप अपना कोई भी पिछली अपनी सकाफत में भी चले जाएं, अपने रिलीजन में भी चले जाएं, किसी का भी रिलीजन उठा लें, इस्लामिक रिलीजन ही अगर आप उठा लें, अब अगर आप उसमें देखें, उसमें 10% जो है फोकस है वो है रिचुअल्स के ऊपर, नमाज, रोज़ा, ज़कात, इन सारी चीज़ों पे। 90% रिलीजन किस चीज़ के बारे में? हुकूकुल इबाद के हवाले से। एग्जैक्टली, मामलात मेरे आपके दूसरे के साथ कैसे पेश आना, ये सारी चीज़ें। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये इसी चीज़ के बारे में। हम सोशल एनिमल कह लें, सोशल बीइंग कह लें, हमने लोगों के साथ रहना है। इसी तरह जब आप किसी कंपनी में भी बात करते हैं, किसी लीडर की भी बात करते हैं, उसका एक तो उसको अपने जो भी जिस फील्ड में है उसका मालूम होना बड़ा ज़रूरी है। एक IQ ठीक है कि चीज़ों को समझ सके, उसका मतलब निकाल सके, उसको एनालाइज कर सके। लेकिन ये लीडरशिप का एक एंगल है। लीडरशिप का जो दूसरा बहुत बड़ा एंगल है वो ये कि लोगों को साथ लेके कैसे चल सकता है, ठीक है ना। सो मैं, हो सकता है मैं बहुत जबरदस्त हूँ अपने काम में, बड़ा कमाल है, मेरी नॉलेज भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं 4 लोगों के साथ मिलके काम नहीं कर सकती। टॉलरेंस नहीं है मेरे में, या मैं किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, या अगर आपने कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मैं कुछ कह रही हूँ और आप उससे जरा डिफरेंट कह रही हैं, तो चलें जी, जंग शुरू हो गई। ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, हमारे यहाँ सिचुएशन, अब आपने कहा ना कि जंग शुरू होगी, हमारे सियासी हालात और मामलात से भी आपको वाकिफ होंगी। सिचुएशन यहाँ पर अमूमन ऐसी है कि हमें इतनी अदम बर्दाश्त हो चुकी है कि हम एक दूसरे पर की गई तनकीद अपने लीडर्स के हवाले से भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई भी पार्टी, में किसी एक पार्टी को टारगेट नहीं कर रही, लेकिन एक ऑफिस पॉलिटिक्स भी होती है, और वो ऑफिस पॉलिटिक्स ऐसी होती है कि वो आपके घर तक चली जाती है। ठीक है, मर्द अगर काम कर रहा है उस इदारे में तो वो बच्चों के साथ या बीवी के साथ नहीं थोड़ा मुनासिब रवैया रखेगा, मतलब ऑफिस का गुस्सा उसने घर पे आकर उतारना है। औरत अगर ऑफिस में थोड़ा सा कुछ इस पॉलिटिसाइज होकर आई है तो वो उस तरीके से मामला को हैंडल नहीं कर पा रही, जिससे सास ससुर का रवैया उसके साथ खराब होगा। तो जब आपको कोचिंग के लिए बुलाया जाता है तो आपकी काउंसलिंग का सबसे ज्यादा जो आपको लगता है कि मेरा पोर्शन जिस पर जा रहा है, मर्दों पर जाता है या खवातीन की तरफ आपकी तवज्जो जरा ज्यादा होती है? अच्छा देखें, अब जब कोचिंग की बात होती है ना, एक तो बड़ा ज़रूरी है ये समझना कि कोचिंग एंड काउंसलिंग दोनों अलग चीज़ें हैं। काउंसलिंग का मतलब ये है कि जैसे कोई एक चीज़ है जहाँ पे हमें थोड़ा सा मसला आ रहा है और हमने उसको ठीक करना है, और हम उसके देखते हैं कि अच्छा जी इसकी वजह क्या है, और उस वजह को सही करने की कोशिश करते हैं। कोचिंग जो कॉर्पोरेट सेक्टर में चल रही होती है, कोचिंग का मतलब ये है कि एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक ठाक चल रही है। जैसे बस होती है ना, कोच का काम क्या है? कोच का काम है कि आप एक जगह पे खड़े हैं, यहाँ से आपको उठाना और उस जगह पे लेके जाना जहाँ आप पहुंचना चाहते हैं। ठीक, यही कोच का काम है। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ये मेरा गोल है, मैं इधर आना चाहती हूँ, तो कोच आपको हेल्प करता है कैसे, हाउ, सवाल पूछ के क्या तरीके हैं, क्या मैं ऐसा करूँ, मुझे कौन सी चीज़ों पे एक्शन करना है ताकि मैं यहाँ से यहाँ आ सकूँ। अब जो दूसरा चीज़ आपने बात की कि खवातीन की तरफ ज़्यादा है या मर्द हज़रात की तरफ ज़्यादा है, अब कोचिंग में एक होती है लाइफ कोचिंग के जिंदगी के आपके कुछ, और एक अंदर की बात भी आपने मुझे बतानी है कि खवातीन में टॉलरेंस ज्यादा होती है या मर्द ज्यादा टॉलरेट करते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट में? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मुझे भी खासा अरसा हो गया काम करते हुए। आई डोंट नो, मैं जनरलाइज नहीं करूंगी, ठीक है, लेकिन ये वाली भी बात है, दे देना, परसेंटेज ओके।
आई थिंक खवातीन जल्दी जज्बाती हो जाती really? हो जाती है मेरे ख्याल में। अच्छा, उसकी रीजन भी है। अगर आप उसकी रीजन में भी जाएं तो शायद ये है कि जो उनके ऊपर प्रेशर्स है ना, आप अगर ऑफिस में काम कर रही हो तो ऑफिस में तो आप काम कर रही हो, आपके फैमिली को कोई मसला नहीं, लेकिन जब आप घर आई हो तो अंडरस्टूड है कि वो घर आप ही का है। आप मेरे बात समझे ना, बच्चे भी आपने पालने हैं, घर भी आपने देखना है, मियाँ को भी आपने देखना है, आप उसके साथ ऑफिस का काम करें तो जाहिर बात है उसके प्रेशर्स भी ज्यादा, प्रेशर ज्यादा, जब बिल्कुल उसके प्रेशर ज्यादा होंगे तो फिर ब्रेकिंग पॉइंट ब्रेक डाउन तो होगा। एग्जैक्टली वो होगा। सो जब कॉर्पोरेट में आप बात करते हैं कोचिंग की कि मर्द हजरात की ज्यादा हो रही है या खवातीन, अच्छा इसमें ये मेरे ख्याल में जेंडर वाला चीज नहीं आती, ये ज्यादातर चलती है सीनियर मैनेजमेंट पे। सही है। अब उसमें यूजली मर्द हजरात ज्यादा होते हैं, बहुत सारी खवातीन बहुत बेहतरीन पोजीशंस पे बैठी हुई हैं, उनकी भी हो रही होती है कि जी आगे उनका फर्दर गोल क्या है वहां तक जाने, तो इसमें जेंडर वाली चीज नहीं है। अच्छा कभी ऐसा हुआ आपने कि कभी किसी मीडिया चैनल में कोई ना कोई कोचिंग क्लासेस दी हो या फिर वहां पे अपने मैनेजमेंट को थोड़ा सा ऑन बोर्ड लिया हो और वहां पे आपने टीम बिल्डिंग के लिए काम किया, कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया के साथ हमने काम, तजुर्बा रहा है आपका? वो तजुर्बा कैसा था और आपको क्या लगता है कि मीडिया में हम लोग कहाँ पर लैग कर रहे? क्योंकि देखिए हमारी इस्लाह भी उतनी जरूरी है, किसी की भी जरूरी है। देखिए वो मीडिया हो या आप प्रोफेशन कोई भी कह ले, एक चीज समझ नहीं। अब अगर आज मैं बैठी भी हूँ, मैं कहती हूँ मेरा इतना एक्सपीरियंस है और ये, और अगर मैं ये कह दूं कि जी अब मुझे सारा कुछ आ गया, तो इसका मकसद है मेरा डाउनवर्ड स्टार्ट हो गया। आप जिस भी लेवल पे होते हैं उससे आगे बढ़ने के लिए आपको सीखना पड़ता है। जब तक सांस है तब तक आप सीखते हुए आगे जाएंगे। जहां तक या मेरा एक्सपीरियंस रहा है 2-3 बड़े चैनल्स के साथ, जहां पे मुझे याद है जो एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, एक दफा उन्होंने एक चैनल था जिन्होंने कस्टमर सर्विस की ट्रेनिंग कराई। अच्छा अब आप ये देखो कस्टमर उन्होंने किसको कहा, ये सबसे ब्यूटी की चीज है। उन्होंने कहा जी देखिए कस्टमर वो नहीं है जो बाहर व्यूअर की बात नहीं वो कर रहे, वो कह रहे हैं कि जो हमारे अंदर के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और ये उनका एचआर डिपार्टमेंट था जिसने कराई। उन्होंने कहा जी एचआर के लिए जो प्रोडक्शन है, डायरेक्शन है, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो कस्टमर्स हैं। ओके। तो हम उनको किस तरह से हैंडल, बड़ी जबरदस्त उनकी ट्रेनिंग वो हुई थी, टीम बिल्डिंग के सेशंस भी। अभी आपने जब एचआर का जिक्र किया ना, तो अमूमन एक तासुर दिया जाता है जो कि है भी, कितना सच्चा है वो आपने बताया। कहते हैं कि एचआर बड़ा रूथलेस होता है, एचआर के सीने में दिल नहीं होता। ये ऐसा क्यों होता है और क्या वाकई ऐसा होता है कि एचआर कभी भी जज्बात में रह के फैसले नहीं करते, बस निकाला रखा ये सीन चल रहा होता है। एचआर और कहते हैं कि एचआर सबसे ज्यादा बॉस का सगा होता है। ये अभी मैं एक मीटिंग से आई थी, उधर बात हो रही थी कि कहते हैं जी एचआर काम नहीं करता। अच्छा। तो एचआर पे सबसे आसान है बातें लगाना। ये बिल्कुल घर में माँ की तरह होता है, जो जितना कुछ भी कर ले फिर भी उसके बेचारी के एंड ऑफ द डे कहते हैं इसने कुछ नहीं किया है। सो ये वाली चीजें डिफरेंट ऑर्गेनाइज। अच्छा एचआर का भी अगर आप देखो ना, एचआर का रोल पिछले कुछ अरसे में बड़ा डेवलप किया है। एक जमाने में एडमिन को ही एचआर समझ लेते थे कि अच्छा जी बस जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम है या फायरिंग और हायरिंग करनी है वही एचआर है। ये उससे कहीं ज्यादा है। मकसद ह्यूमन रिसोर्स, इसका मकसद कोई भी कंपनी है, अब यहाँ पे जहाँ हम बैठे हैं, कोई भी कंपनी दीवारों से, खूबसूरत इमारतों से तो नहीं चलती है। वो एंड ऑफ द डे चलती है उसके लोगों से, उसके लोगों के टैलेंट से, उनके स्किल से, उनकी कमिटमेंट से। यहाँ एचआर का रोल बेसिकली जो होता है वो ये होता है, जो मेन रोल है कि कैसे ये देखा जाए कि जो लोग हैं उनका इस वक्त क्या स्किल का लेवल है और इसको कैसे हम इनमें से कैसे मजीद बेहतरी निकाल सकते हैं, जिसके लिए फिर ट्रेनिंग भी होती है, कोचिंग भी होती है, और नहीं तो आपस में भी बहुत सारी कह लें कि वो एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं, ऑफिस की पॉलिसीज भी होती हैं। बट मेन मकसद एचआर का ये है कि जो लोग हैं इनमें फर्दर निखार कैसे पैदा किया जा सकता, तो उसके ऊपर भी काम हो रहा होता है, उस पर कुछ कंपनीज में बड़ा ज्यादा, अभी कुछ कंपनीज में एचआर बहुत मसरूफ भी है और बहुत अच्छा काम कर भी रही है। अच्छा। कुछ में बेचारी अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरह ही बैठी हुई है कि अच्छा, जो जितनी माशाल्लाह बड़ी कंपनीज में आप काम कर चुकी हैं, ये टॉप ऑफ द लीडिंग कंपनीज हैं इन पाकिस्तान, जिसमें माशाल्लाह जैज भी है, टेलेनॉर भी है, और इसके अलावा पेप्सिको भी है, और कोको कोला, सीसीआई पाकिस्तान भी है। किसी भी कंपनी की कामयाबी का राज या उसके ब्रांड का मल्टी नेशनल ब्रांड बनने का जो एक सेहरा होता है, कुछ भी होता है, क्या ये इन्हीं चीजों पर बिल्ड कर रहा होता है फाके साहबा, कि आप अपनी टीम की उसी तरीके से उसकी पॉलिशिंग कर रहे हैं, हाँ। उनके स्किल्स को निखार रहे हैं। जो कंपनीज इस तरफ आती नहीं है, वर्कशॉप्स इनॉग्रेट नहीं करवाती हैं, लॉन्च नहीं करती, तो वहां पे कहीं ना कहीं उनके जो स्टाफ है उनके स्किल्स में नरिशिंग नहीं आ रही होती है। देखिए कितना जरूरी हो जाता है। सही आप कह रहे हैं। इसकी सिंपल सी एक जो एग्जांपल है वो ये है कि आप
आपके पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी का जो मेन इंजन है, अगर आप उस इंजन के ऊपर काम नहीं करेंगे या वो देखेंगे कि उसकी कैपेसिटी को कि वो सही रनिंग कंडीशन में रहे, उसकी साथ साथ सर्विसिंग होती रहे, तो फिर वो खत्म ही होगी ना एंड ऑफ द डे। ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो है वो हमेशा चलती है उसके लोगों के साथ। और किसी सीईओ ने, मुझे याद है, एक दफा बड़ी प्यारी बात की थी। उसने कहा देखें, अगर मैं चाह रहा हूं ना कि मेरी कंपनी ग्रो करे, तो मुझे मेरी कंपनी ग्रो करने के लिए अपने लोगों का ग्रो करना बड़ा जरूरी है कि उनकी सोच में, उनके रवैयों में, उनके स्किल का जो लेवल है, जब तक उसमें ग्रोथ नहीं आएगी तो कहाँ से कंपनी। अच्छा, ये बिल्कुल मैं इस चीज से ताबे करूंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि खानदान में कोई एक बच्चा है, कोई एक बड़ा बेटा ऐसा होता है या बेटी ऐसी होती है कि जो जिसकी सैलरीज वगैरह कुछ ज्यादा होती हैं, वक्त के बाकी बच्चों से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा कमा रहा होता है। तो कहते हैं कि उस खानदान की कामयाबी का राज उस वक्त है कि उससे वो बच्चा ही आगे ना बढ़े, वो अपना दायां बाजू भी बढ़ा के साथ वालों को साथ लेके चले, वो अपना बायां बाजू भी बढ़ाकर साथ वालों को, ताकि खानदान की सूरत में आप ग्रोथ करते हुए नजर आए। आपकी जो ट्रेनिंग एक्सपर्टीज है उनमें एक पॉइंट यहाँ पर है, कल्चर इनिशिएटिव्स, विजन एंड वैल्यू रोल आउट। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है कल्चर इनिशिएटिव्स की। देखो, एक चीज है घर का माहौल, ठीक है, और एक चीज है कि घर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी सलाहियतें, ठीक है। अब अगर, या इसकी आप एक एग्जांपल ऐसे ले लें कि आप एक बीज बोते हैं, आप एक बीज बोते हैं कोई फसल लगाने के लिए किसी भी खेत में, किसी भी जगह पे। सही। अगर बीज बहुत अच्छा है, बड़ी हाई क्वालिटी का आपने बीज लिया, लेकिन जिस जमीन में आप उस बीज को लगा रहे हैं वहां जान ही नहीं है, जरखेजी नहीं है, ठीक है, तो वो बीज जितना भी अच्छा होगा वो वहां पले बढ़ेगा नहीं। तो ये जो जमीन और वो जो पूरा, ये राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब वाला मामला है। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये कल्चर की बात हो रही है। कल्चर ये है कि इस पूरे माहौल में वो सिक्योर फील करते हैं कि नहीं फील करते हैं, उनको अपनी जो है कह लें कि सलाहियतों पे काम करने का मौका मिलता है या नहीं मिलता है, आगे बढ़ सकते हैं या नहीं, या सारी बातें आप छोड़ दें। आप यहीं की एग्जांपल ले लें, कहीं की भी। अगर आप इस कमरे में यहाँ बैठी हैं और मेरे साथ इंटरव्यू कर रही हैं या बात कर रही हैं और आपको इस टाइम पे 10 सवाल ये आ रहे हैं कि अच्छा ये बंदा तो नहीं मेरे बारे में कुछ कह रहा होगा, ये क्या कह रहा होगा, और आप वही सिक्योरिटी की फीलिंग अगर आपके पास नहीं है तो फिर पीछे सब कुछ निकल जाता है। सो जब हम बात करते हैं विजन, मिशन और वैल्यूज की, घर का माहौल दे, आप अपने घर का देख लें, मैं अपने घर का देख लूं, हम सबके घर के माहौल में कुछ चीजें हैं हम कहते हैं इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वो हमारे अपने घर के कह लें वैल्यूज हैं। वैल्यू, जैसे लफ्ज वैल्यू ना, वो चीज़ जो मेरे लिए बड़ी अहमियत रखती है, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सो कंपनीज के लिए भी आपको पहले वो जमीन तैयार करनी बड़ी जरूरी है, फिर उसके अंदर अच्छा बीज लगाएं, जो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब है वो बीज की तरह। अच्छा, हम खवातीन के मसलों पर तो अक्सर बात करते हैं कि खवातीन को कौन सा मसला आ गया, कंपनी में क्या हो गया, उनके लिए अलग से एक कमेटी बनाई जाती है जो उनके मामलात को देखे। कहीं ना कहीं मैं उन मर्द हजरात की भी यहाँ पे थोड़ी सी तर्जुमानी करूंगी। देखें, कोई हमारे बाप की उम्र के होते हैं, हमारे भाइयों की हैसियत में होते हैं, ठीक है, हमारे दोस्तों की, हमारे जिंदगी का हिस्सा है। कहीं ना कहीं खवातीन भी ऐसे एक औरत कार्ड खेल जाती हैं जो दूसरे की जिंदगी, उनकी अज़दवाजी जिंदगी, ठीक है, उनकी मौशरती जिंदगी, मौशी जिंदगी, उसको भी बड़ा मुतासिर करता है। लेकिन मर्द नहीं बोल पाता, वो बेचारा नहीं एक्सप्लेन कर पाता। उसकी वो आपने अब तक जहां जिन कंपनीज में आपने कोचिंग की, ट्रेनिंग दी, जो भी किया, आपको कहां पर क्या इश्यूज नजर आए? क्या देखिए, बड़ा चेंज है इस टाइम पे। जब हमने अपना स्टार्ट किया था करियर, उस टाइम पे तो खवातीन बहुत कम होती थी, ठीक है, और कॉर्पोरेट या टीचिंग होती थी या कह लो डॉक्टर हो गए या प्रोफेशन हो गए, बिल्कुल। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में खवातीन बहुत कम थी। अब वक्त में बड़ा चेंज है। उसके साथ अच्छा, उसके लिए जाहिर बात है पूरी की पूरी आपकी जो एनवायरनमेंट है, माहौल है, उसमें भी चेंज आई है। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ। आजकल बड़ा डाइवर्सिटी पे काम है, हर कंपनी चाह रही है कि वहां पे ज्यादा खवातीन आए भी, और फिर वो उसके साथ साथ वो माहौल भी बना रहे हैं जहां वो कंफर्टेबल हो। अच्छा, अब इसमें जो एक चीज आ जाती है ना, जो आप मर्द हजरात की बात कर रही है, मैं अब हर विमेंस डे पे भी, मार्च में विमेंस डे आएगा, हाँ, बिल्कुल, हर विमेंस डे पे झंडा जाएंगे। नहीं, मैं झंडा नहीं उठाती, मेरे तो यूजली मोटिवेशनल वो सेशंस वगैरह होते हैं। बट एक चीज जो मेरे जहन में, जो मैं अक्सर कह रही होती हूँ उन सेशंस में भी, कि जब तक हम ये दिन मना रहे हैं ना, इसका मकसद है हम दोनों को सेपरेट ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो वाली चीज भी है। सो खवातीन है या मर्द, यू कैन बी अ वेरी गुड प्रोफेशनल एंड यू कैन बी अ वेरी बैड प्रोफेशनल। और अगर आप अच्छे प्रोफेशनल हैं तो आप एक उस लेवल पे आ जाते हैं जहां मर्द और औरत वाला डिफरेंस जो है ना, जेंडर खत्म हो जाता है। बिल्कुल, फिर यू थिंक एज अ प्रोफेशनल। अदरवाइज आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मर्द हजरात विक्टिमाइज हो रहे हैं या औरत हजरात जो है वो विक्टिमाइज हो रही हैं।
बहुत अरसे तक ये जो पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर भी है या पूरा वर्क एनवायरनमेंट है वो उनके लिए बना है। अब वो कहीं कहीं बेचारे विक्टिमाइज भी हो जाते हैं, इसमें भी कोई नहीं है, ऐसा है हाँ। इसमें भी लेकिन ये भी सही है कि कहीं जगहों पे आप जाएं, अभी भी इसी पाकिस्तान के अंदर ऐसी भी कुछ कंपनियां हैं, ऐसे भी कुछ माहौल हैं जहां शायद अभी भी खवातीन को आगे बढ़ने में बहुत दुश्वारी है, बहुत मुश्किलात है, बहुत टाइम लगेगा। फाकिया ये आपने भी नोट किया होगा, हमारे यहाँ मर्द कामयाब होता है, लोग कहते हैं कामयाब था, बड़ा काबिल था, पता है तुमने फलाने के पास ये डिग्री है, वो डिग्री है। खातून के पास डिग्री भी हो ना तो उसकी कामयाबी पे लोग उसकी डिग्री नहीं देखेंगे, उसका एक्सपीरियंस नहीं देखेंगे, जबकि माशरे के कुछ और फेलियर्स उसके किरदार के साथ जोड़कर उस पर तज़हीक की जा रही होती है, जुमले और ताने कसे जा रहे होते हैं। ये माइंडसेट हम क्यों नहीं चेंज कर पा रहे हैं आज तक? देखिए ये माइंडसेट एक जनरेशन के साथ बदल रहा है और आई थिंक सो अब बदल भी रहा है बहुत हद तक। उसकी वजह ये है कि वही लोग जो इसका हिस्सा थे, अब एक पूरी जनरेशन बदलती जा रही है। आप देखें अगर मैं अपने बच्चों की भी अभी बात करूं तो माहौल में बहुत चेंज है, खवातीन के लिए बहुत सारी एनवायरनमेंट भी है। लेकिन पाकिस्तान में जो एक चीज़ हमें समझने की बात है ना, पाकिस्तान में एक ही शहर में भी अगर आप देखेंगे ना तो डिफरेंट एरियाज जो हैं उनका डिफरेंट कल्चर होगा। अभी भी अगर आप देखें तो आपको बहुत ऐसे लोग भी मिलेंगे, ऐसे घराने भी मिलेंगे जहां बेटी और बेटे को एक जैसा ट्रीट किया जाता है, ठीक है, एक जैसी अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है। आपको अभी भी ऐसे घराने भी मिलेंगे जहां बेटी के हाथ से नवाला लेके बेटे को भी दे दिया जाता है, ठीक है ना। सो इसमें माँ का रोल आई डोंट नो, मैं बीइंग अ मदर मुझे लगता है कि बहुत हद तक ये रोल माँ के हाथ में भी है कि वो अपने घर पे कैसा माहौल लेके जा रही है। उसने अपने बेटे को भी ये सिखाना है। मर्द तो सुबह निकल गया काम पे, चाहे वो नौकरी करने वाला है, चाहे वो कारोबार करने वाला है, जिम्मेदारी डालनी चाहिए। मर्द की भी जिम्मेदारी है कि वो घर में अब देखे ना, उसने भी तो बच्चों की ग्रूमिंग में हिस्सा लेना है, दोनों का है, लेकिन माँ का भी बड़ा एंगल है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे मेरे घर में एक दिन जिस तरह हेल्प नहीं थी, ठीक है, सो मैंने अपनी उसको जैसे बेटी को था, तो अब बच्चे मेरे चूंकि बड़े हो गए तो मुझे बड़ी खुशी थी कि चलो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, ये कर देगी। तो मैंने अपने बेटे को कहा अच्छा तुम ऐसा करो, डाइनिंग टेबल से बर्तन तुम उठा लो और ये धो लेगी। और उसने एकदम मुझे कहा कि why me, मुझे why should I pick it up? I said why should you not pick it up? You give me one good reason. Because so आप बचपन से अगर उसको लेके जाएं और वो माहौल दिखाएं तो माँ इसमें बड़ा एक रोल प्ले करें, बिल्कुल प्ले कर सकते हैं। ऐसे ही है कि मतलब ये नहीं कि आप अगर ट्रीट कर ही रहे हैं बच्चों को तो सिर्फ इक्वलिटी खाने पीने की बेस पर नहीं है, अपॉर्चुनिटीज की बेस पर नहीं है। और एंगल जो मैं छोटा सा कहना चाहूँ, इवन मर्द हजरात, आप अब अक्सर जब मैं डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के सेशंस कर रही होती ना तो मेरा सवाल आमतौर पे जितने भी लोग वहाँ बैठे होते हैं कि आप मुझे ये बताएं, क्या आपकी बेटी आप इजाजत देंगे कि उसको जितना बेहतर पढ़ सकते हैं पढ़े? सब कहते हैं जी पढ़े। अच्छा जी, आप क्या इजाजत देंगे कि अगर वो कोई नया काम करना चाहती है, आजकल इतनी डिफरेंट कह लें अपॉर्चुनिटीज हैं, बिल्कुल करेंगे। तो अगर हम अपनी बच्चों को अब इजाजत दे देते हैं तो जो साथ हमारे काम कर रही हैं वो भी तो किसी के घरों से ही आ रही हैं। बिल्कुल 100% आप दुरुस्त बात करी। और मैं तो हमेशा यही बात करती हूँ कि मेरे नजदीक हर वो मासी, बाजी, खाला काम करने, वो भी एक वर्किंग लेडी है, क्योंकि वो भी घर से रिस्क के लिए निकली है। हम लोगों के काम करने के अंदाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, हम लोगों के कमाने के जरिए मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन घर से निकलने वाली हर बहन बेटी जो है वो एक वर्किंग लेडी है, चाहे वो किसी भी सूरत में। लास्टली मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर काम कर रही हैं वहां पर अभी भी एक चीज जो है हमारे यहाँ इदारों में नहीं पाई जा रही, वो जिसे हम कहते हैं डे केयर, हाँ, उसका फुकदान अभी भी है फाकिहा। जब भी हमारे यहाँ कोई भी नई बिल्डिंग बन रही है, कोई फैक्ट्री खड़ी हो रही है, कोई हॉस्पिटल बन रहा है, कोई स्कूल बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, लेकिन वो एक डे केयर का एक छोटा सा रूम नहीं हम बना पा रहे, क्योंकि खवातीन काम के लिए आती हैं लेकिन उनका जहन अपने बच्चों में होता है। देखिए, आई एम अ मदर एंड आई हैव बीन वर्किंग थ्रू आउट एज वेल, सो आई अंडरस्टैंड कि जब बच्चा आपका छोटा होता है तो आप के जहन में एक पीछे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने डे केयर बनाए हुए हैं। और आप देखें वो सुबह, मुझे याद है मैं एक दफ़ा ट्रेनिंग कर रही थी, दिस इज़ वन ऑफ द मल्टीनेशनल से वहाँ ट्रेनिंग करी, सो मुझे इतना अच्छा लगा कि खवातीन आ रही हैं और साथ बच्चे भी आ रहे हैं हर एज के, और फिर वो उधर जा रहे हैं, फिर ठीक है लंच टाइम पे वो देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। कॉर्पोरेट सेक्टर जो अब इसमें भी ना हमें भी थोड़ा सा चेंज वक्त के साथ, कॉर्पोरेट सेक्टर जब बना था तो मर्द हजरात के लिए बना था, उस वक्त डे केयर का कॉन्सेप्ट नहीं था। अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, लेकिन ये आपकी बात बड़ी ठीक है, जब मैं इतनी बड़ी बिल्डिंग बना सकती हूँ तो मैं एक कमरा डेडिकेट कर सकती हूँ, और सिर्फ कमरा नहीं होता, उसकी बाकी चीजें भी, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। अगर हम चाहते हैं कि आगे और खवातीन आए, और जो कि अब
सब आ भी रही हैं और ऑर्गेनाइजेशंस को करना भी है ये काम, अब वो इसको रोक नहीं सकते हैं। तो फिर अब इनको ये कि इसको आसान कैसे किया जाए, आई थिंक अगले 1-2 सालों में आप बहुत सारे कंपनीज के अंदर ये फैसिलिटी देखेंगे। बिकॉज एक चीज होती है ना कि पहले प्यार से हो रही होती है, आराम से हो रही थी, नहीं हो रही होती, तो फिर जोर पे होती, जबरदस्ती प्रेशर पे आपके, बिकॉज आपको देख रहे हैं कि अदरवाइज नहीं आएंगी खवातीन, और उनके पास भी अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये वाली चीज है, तो ये चेंज आई है लेकिन अभी उस तरह नहीं है, लेकिन ये भी बढ़ेगी आगे। और लास्टली बस मुझे ये बता दीजिए कि इंडस्ट्री में काम करते हुए आपको मसाइल कहाँ पर नजर आते हैं? क्या खवातीन ज्यादा मसाइल का शिकार हो जाती हैं या मर्द हजरात? हम कह सकते हैं, हम इस बहस में भी जा सकते हैं, बट इस बहस से ज़्यादा मैं जिस चीज़ में जाना चाहूँगी वो शायद ये है कि हमें ओवरऑल ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि जो भी कंपनी है उसकी जितनी भी सक्सेस है उसके आगे बढ़ने में, वो उसके लोगों की सोच की तरफ, कहते हैं ना तरक्की जो है, जो रेवेन्यू में चीज़ें नजर आएंगी, वो जब सोच में डेवलपमेंट होगी, से कुछ नहीं होगा, सोच तब्दील करने सोच होगी, रवैये में तब्दीली आती है, तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी में भी तब्दीली आ जाती है। ये देखने वाली बात है। थैंक यू सो मच फाकिया फॉर मीटिंग।